हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लब में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5 सालों में बहुत से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो अलग अलग एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे रेलवे, एसएससी, कांस्टेबल, पटवारी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समुच्चय में केवल दूरी के मापने के मात्रक हैं। तो दूरी के जो मात्रक हैं हमें वो ऑप्शन टिक करना है। तो हमें मान लीजिए कि इसमें जो एक अलग सा ऑप्शन दिख रहा है बालिशत, जो आपने भी कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि बालिशत क्या होता है, लेकिन फिर भी हमें दूरी के अपने के मात्रक को पता करना है, हमें उस आंसर तक पहुंचना। तो देखिए कैसे पहुंचेंगे हम। हमें इतना पता है कि ये जो हर्ज है ये आवृत्ति का मात्रक है, यानी कि ये तो दूरी का मात्रक नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ठीक है, और चौथा नंबर जो ऑप्शन है उसमें भी हर्ज है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, इन दोनों में से हमें दूरी का मात्रक देखना है। दोनों में बालिशत है, दोनों में प्रकाश वर्ष है, लेकिन ये जो वर्ष दिख रहा है ये समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? समय का मात्रक है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है दूरी का। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीटर आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। और बालिशत क्या होता है? जो आपका हाथ है, इस तरह से जो आपका हाथ होता है उसमें जो सबसे छोटी फिंगर है वो, और आपका जो थंब है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसे हम बालिशत कहते हैं। तो ये भी दूरी मापने की इकाई है, मीटर भी दूरी मापने की इकाई है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88 जो दिख रहा है वह फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सही कथन को पहचानिए। सही कथन हमें पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है? नहीं, क्योंकि ये होता है इस तरह से। अवतल दर्पण इस तरह से होता है जिसका अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला होता है पोल, जिसे P से लिखते हैं। और ये जो वक्र है, इस वक्र को यदि हम पूरा गोल बनाए, गोले वक्र, तो इसकी जो मध्य बिंदु होता है उसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीचों बीच जो सेंटर होता है उसे कहते हैं फोकस। अब इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो नहीं बनाता है, क्योंकि F और P के बीच में यदि कोई बिंब रखा गया है, कोई वस्तु रखी गई है, तो वह सीधा बनाएगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी ये पॉइंट है, यहाँ पर हम कहीं पर भी रख दें, अनंत पे C पर, या अनंत और C के बीच में, या C और F के बीच में, तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। बिल्कुल, इस और इसके बीच में, F और P के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इसके पीछे इधर बनता है, वह हमेशा सीधा बनता है। और इस अक्ष से, F से लेकर अनंत के बीच में जो कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो दूसरा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? नहीं, उत्तल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो आपकी गाड़ी है, गाड़ी के साइड जो मिरर होता है जिसे हम पीछे का प्रतिबिंब देखते हैं, उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। सीधे प्रतिबिंब का मतलब है कि यदि वस्तु का कोई भी व्यक्ति, उसका सिर यदि ऊपर है तो आपको प्रतिबिंब में भी सिर ऊपर ही दिखाई देता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि वह सीधा प्रतिबिंब है। उल्टे प्रतिबिंब का मतलब है कि यदि वस्तु का सिर या व्यक्ति का सिर ऊपर है और प्रतिबिंब आपको, प्रतिबिंब में व्यक्ति का सिर नीचे दिखाई दे रहा है, तो वो उल्टा प्रतिबिंब होता है, जैसा कि उत्तल दर्पण में होता ही नहीं है। व्यक्ति जैसा है वैसा ही आपको उसका सिर ऊपर की तरफ दिखाई देता है। यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, पहला भी गलत है। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये लाइन सही है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है क्या? नहीं, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ऑप्शन 2 हमारा, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने में के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? ठीक है, चलिए, इसने कहा कि कोई एक परिपथ है, मान लीजिए ये बल्ब है, इस तरह से इसने स्विच विच सब कुछ जोड़ लिया है। ठीक है, बैटरी, अब इसको और कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस परिपथ को पूरा कब कैसे करेगी ये?
तो मोटा धागा यानी कि मान लीजिए इतना तार इसके पास इतनी जगह है, अभी ये कनेक्ट कैसे करेगी? मोटा धागा जोड़ देगी तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। स्टील का तार जोड़ेगी तो क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल, क्योंकि स्टील के तार जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन यानी धारा प्रवाहित होगी तभी बल्ब जलेगा। और कांच की छड़ में से नहीं इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है उसमें। रबड़ के पाइप से भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि ये तीनों जो है ये कुचालक है, विद्युत की कुचालक है, जबकि स्टील का तार विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वो इसकी कक्षा के इस तरह से, जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है वो इस तरह से झुका हुआ है, पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, इस वजह से यहाँ पर ऋतुएं बदलती रहती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें पूछा गया है कि सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। बिल्कुल सत्य है ये तो, लेकिन हमें पता करना है सत्य नहीं है वो है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है? नहीं। ये इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि जो आपका फ्यूज है उसमें क्या मिनिमम जो विद्युत धारा है उसकी लिमिट होती है? नहीं, उसमें मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके ऊपर यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह हमारा जो विद्युत फ्यूज है वह उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये गलत बात बता रहा है, जो कि हमें यही पता करना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है। बिल्कुल, एक लिमिट होती है, उससे यदि ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो फ्यूज काम नहीं करेगा, फ्यूज उड़ जाएगा। चौथा ऑप्शन है सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। बिल्कुल, सेफ्टी के लिए फ्यूज लगाए जाते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है, और वही इसका आंसर होगा 83 क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट पर। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते के सोल, तो जूते का सोल जड़त्व बढ़ाने के लिए, यानी कि दो सतहों के बीच में आपस में संपर्क को बढ़ाने के लिए, यानी कि कह सकते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए, जड़त्व को बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल यानी खुरदरे किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव, तनाव क्या होता है? एक प्रकार का खिंचाव है, यानी एक प्रकार का बल होता है, और बल की इकाई न्यूटन एमकेएस में होती है और सीजीएस में डायन होती है। और क्योंकि ये पृष्ठ तनाव है यानी पृष्ठ पर लग रहा है, तो पृष्ठ पर लग रहा है तो पृष्ठ की इकाई क्या होती है? यानी क्षेत्रफल होती है पृष्ठ की इकाई। तो पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर -2 है, क्योंकि एकांक पृष्ठ पर लगने वाला खिंचाव या तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? एमकेएस में इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम एन एम की पावर -2 भी लिख सकते हैं, और सीजीएस में होती है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या डायन सेंटीमीटर -2 भी लिख सकते हैं। ये पृष्ठ तनाव की इकाई होती है। एक और क्वेश्चन है, द्रव्य के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं। जो द्रव्य के प्रवाह होता है उसमें आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? यानी द्रव्य के जो प्रवाह है उसका विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं श्यानता। ये एक प्रकार का विरोध है जो द्रव्य के प्रवाह को यानी बहने से रोकने का गुण है। जैसे कि टूथपेस्ट को हम यदि टूथपेस्ट जाता है उसको यदि हम उल्टा करेंगे तो जल्दी से उसमें से कोलगेट जो है, टूथपेस्ट जो है, पेस्ट जो है वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन हम गिलास को, पानी से भरे गिलास को यदि उल्टा करते हैं तो वो जल्दी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जितना अधिक गाढ़ापन होगा उस द्रव्य में उसमें उतनी ही शांता होगी, यानी उतना ही उसमें विरोध करने का गुण अधिक होता है, उसे ही हम शांता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए कैसे, यदि मान लीजिए मैं एक चौरस चौकोर आकार की, वर्गाकार आकार की एक पानी की बूंद लेता हूँ, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं लेता हूँ, तो ये किस हिसाब से पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है ये समझाने के लिए। जो बीच वाली जो बूंद है पानी की, उसके ऊपर चारों तरफ की जो बूंदें हैं पानी की, वो क्या करती है? इस पर एक बल लगाती है, खिंचाव, जो अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो बीच वाली जो है बूंद जो है वो स्थायित्व प्राप्त कर चुकी है। ठीक है,
अब जो साइड वाली जो गोल बूंदें हैं वो है जो इस चौरस के किनारों पर है। अब उस पर भी किस तरफ से बल लग रहा है, अंदर की तरफ से बल लग रहा है, अंदर की तरफ से बल लग रहा है। तो इसका जो बाहर चौकोर जो आकार है, यहाँ पर जो बूंदें हैं वो भी खींचकर कैसी हो जाएगी, इस गोलाकार शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ पर उन पर एक बल लगता है खिंचाव का अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ तो कोई वर्षा की बूंदें है नहीं, कोई पानी है नहीं। अंदर की तरफ जो पानी के अंदर बूंद है, ये जो गोल पानी की बूंद है उस पर अंदर की तरफ जो किनारे पे बूंदें हैं पानी की, उस पर अंदर की तरफ जो बूंदें हैं वो बल लगाती है, वो उसे अपनी तरफ खींचती है। तो इस वजह से इसका आकार गोल हो जाता है, इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। इसमें ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है भार, यानी कि W बराबर mg, ये हमें पूछ रहा है भार, लेकिन दिया गया हमें द्रव्यमान, यानी m की वैल्यू दी गई है 10 किलोग्राम। ठीक है, यदि हमें m की वैल्यू दी गई है तो हमें पहले चंद्रमा पर उसका भार निकालना पड़ेगा, और चंद्रमा पर भार जो है वो होता है पृथ्वी के भार का 1/6। ठीक है, अब पहले हम या फिर ऐसे निकाले कि चंद्रमा पर जो भार है उसका हम 6 गुना कर देंगे तो हमारे पास पृथ्वी का भार आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10 × 1.6, जो वहाँ पर त्वरण होता है 1.6 होता है, यानी पृथ्वी के त्वरण का 1.6 यानी 9.8 का 1/6 होता है, तो वो आएगा 1.6। तो ये आ गया चंद्रमा पर भार, जो हो गया 16। ठीक है, तो अब 16 जो वैल्यू हम रखेंगे, यानी 16 का कितना गुना होता है, 6 गुना होता है पृथ्वी पर। तो 16 के 96, 96 यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, 96 न्यूटन। या फिर हम ऐसे देखें कि चंद्रमा की सतह पर जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है, और द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है, तो हमने m की जगह रख दिया 10, और g की वैल्यू पृथ्वी पर कितनी है, 9.8। इसे हमने सोल्व किया तो 98 ऑप्शन आना चाहिए, 98 न्यूटन, क्योंकि भार पूछा है ना, भार एक तरह का क्या है, बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। यहाँ पर ऑप्शन एक भी ऐसा नहीं दिया गया है 98 न्यूटन, यानी ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर द्रव्यमान की जगह देना चाहिए इन्हें 10 न्यूटन, यानी भार देना चाहिए कि चंद्रमा पर भार जो है वो 10 न्यूटन है, तो फिर ऑप्शन इसका फोर्थ सही हो जाता 60 न्यूटन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो जिसमें से प्रकाश नहीं गुजरती है वो अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो भार एक सदिश राशि है, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है, W बराबर mg होता है भार, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है, ये सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण भी सदिश राशि है, ये एक प्रकार का आकर्षण का बल है जो सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है, यानी नीचे की ओर वस्तुओं को खींचता है। संवेग भी P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, mv, ये भी सदिश राशि है। द्रव्यमान जो है सिर्फ एक प्रकार का अदिश राशि है, ये परिमाण होता है, इसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो होता है आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व होता है। आयतन कितना है 3 ml और घनत्व कितना है 15 ग्राम प्रति ml। ml से ml कट गया, 15 × 3 कितने हो गए 45 ग्राम। तो जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 45 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि एक पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। तो पहले हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। ठीक है, हाफ m की वैल्यू हमें दी गई है 10 और v की वैल्यू हमें दी गई 5 का स्क्वायर, यानी हमने 2 से इसको 10 को काट दिया तो 5 आ गए, यानी 5 के 3 बराबर कितने हो गए 125। ठीक है, यानी ये तो आ गया हमारे पास पहली काइनेटिक एनर्जी 125, इसको हम साइड में लिख लेते हैं 125। ठीक है, अब कहा गया है कि यदि वेग को 3 गुना कर दिया जाए, वेग को अब 3 गुना कर दिया जाए तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ
वी स्क्वायर, यानी हाफ एम की वैल्यू वही 10 है, लेकिन वेग को कितना कर दिया 3 गुना, पहले था 5 अब कितना कर दिया 15, 15 का स्क्वायर, 2 से हमने इसे काट दिया 5, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इंटू 5, 5 इंटू 225 कितने होंगे, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 25 कि 5 हस कैरी 2, 5 टू जा 10 कैरी 2 12 या 1, 5 टू जा 10 और 1 11, यानी 1125 हमारे पास नई वैल्यू आई। अब ये जो 1125 है ये 125 का कितना प्रतिशत है, तो हम लिखते हैं कि x का 125 का x प्रतिशत जो है वो है 1125। हमने 25 से इसे काटा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से हमने इसे काटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 4 x बराबर हमारे पास आ गया 4 इंटू 225, 4 इंटू 225 बराबर होता है 900, यानी कि 900% है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाट सेकंड किसका मात्रक है, वाट सेकंड जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। शक्ति का मात्रक होता है वाट, बल का मात्रक होता है न्यूटन और संवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। यदि बल का मात्रक हम कहें तो सीजीएस में होता है डाइन, और संवेग का मात्रक न्यूटन मीटर की जगह हम कह सकते हैं डाइन सेंटीमीटर सीजीएस में। ऊर्जा का मात्रक वैसे जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये दिया गया है, थोड़ा घुमा कर दिया गया है वाट सेकंड, तो ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि शक्ति बराबर जो होता है वो कार्य बटा समय होता है, और कार्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, यानी कार्य की जगह हम ऊर्जा लिख सकते हैं, तो ऊर्जा बटे समय बराबर शक्ति होता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। अब हमें क्या गया है कि वाट इंटू समय, यानी समय का मात्रक को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो वाट इंटू टी, वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा ऊर्जा, इसीलिए ऊर्जा का वाट इंटू सेकेंड इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। कोई खुली जीप किसी एक सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है तो कुछ समय पश्चात वह गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि गेंद भी उतनी ही वेग से गतिशील है जिस वेग से गाड़ी गतिशील है। ये जड़त्व के नियम के आधार पर उसके हाथों पर ही गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है उसकी आधी होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर इसका सही आंसर होगा। ध्वनि का संचरण होता है तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य रूप में गमन करती है, यानी अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग रूप में अनुदैर्घ्य का संचरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केल्विन का जो मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। 0 केल्विन जो है वो परम ताप कहलाता है, ठीक है। तो 0 केल्विन से कम कोई भी ताप संभव नहीं है, या ये कहें हम केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, और केल्विन के साथ में कभी भी डिग्री का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। 1 जूल तुल्य होता है, तो 1 जूल बराबर होता है, देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, तो 1 जूल बराबर कितना हो गया 1/4.2 कैलोरी। आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा, तो 1 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगता है 9.8 न्यूटन, तो 0.75 किलोग्राम पर कितना बल लगेगा, तो 0.75 इंटू 9.8 बराबर 7.35 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इस प्रकार का होता है सरल लोलक, जैसे घड़ी के अंदर पेंडुलम होता है वही सरल लोलक है। इसमें मैं बता दूं जो बीचों बीच पोजीशन है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, गतिज ऊर्जा की वैल्यू है 100% होती है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू 0 होती है, और ये जो मिडिल पार्ट है, बीच वाला भाग है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू दोनों की 50% होती है। 50% गतिज ऊर्जा और 50% ही स्थितिज ऊर्जा, दोनों तरफ
और जो मेन हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा की वैल्यू 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू 100% होती है। अब इसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। नहीं, अधिकतम जो विस्थापन अवस्था है यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा 100% होती है, न्यूनतम नहीं होती। न्यूनतम कहाँ होती है? मिडिल में, बिल्कुल बीचों बीच में होती है। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, बिल्कुल अधिकतम होती है, 100% होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हमें। तीसरा ऑप्शन और पढ़ते हैं, मध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। नहीं, बीचों बीच में तो गतिज ऊर्जा 100% होती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। चौथा ऑप्शन है, मध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नहीं, न्यूनतम होती है, मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। ये रेलवे के क्वेश्चन है जो ऑनलाइन पूछे गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर जो ध्वनि की गति है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ध्वनि की गति बढ़ती है। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर यदि ताप बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो ध्वनि का जो वेग है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति क्या होगी या क्या होती है? तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड से ध्वनि का वेग बढ़ता है। अब यहाँ दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड यदि ताप बढ़ गया तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा? 25 इंटू 0.61। ठीक है, तो 25 इंटू 0.61 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 1 25 कैरी 2 25 6 150 कैरी 2 तो 152, 2 के बाद पॉइंट है तो 15.25। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि हम इस वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति आ जाएगी। तो 332 प्लस 15.25 हम इसमें ऐड कर देते हैं तो 0.25743 यानी 347.25 जो लगभग 346 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, थोड़ी सी बेसिक है कि 0.61 बढ़ता है। इस तरह से आपके पास चाहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछे चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछे, आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो देखिए विभवांतर बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश, यानी कूलाम। एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विभवांतर या विभव कहलाता है। ठीक है, विभव की हमें वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट और कार्य हमसे पूछा गया है कितना कार्य होगा, और आवेश हमें दिया गया है 5 कूलाम। ठीक है, जब हम कार्य निकालेंगे तो हम विभवांतर को आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 इंटू 5 बराबर हो गया 50, और वोल्ट इंटू कूलाम जो होता है वो होता है जूल। तो इसका जो आंसर होगा वो 50 जूल। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स और बताता हूँ मैं आपको। देखिए जब भी आपको वैल्यू यदि समान दी गई तो कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखना क्या है, पूछा क्या गया है। हमें कार्य पूछा गया और कार्य का मात्रक हमें पता है कि जूल होता है, तो बस जहाँ जूल आपको दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि वैल्यू समान दी गई है तो सिर्फ आपको मात्रक देखना है कि हमें क्या पूछा गया है और उसका मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों का ही मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन हमारा 3rd इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर L/A। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि तार को दुगना कर दिया, यानी ये पहले एक तार है, इसी तार को दुगना किया गया है। यानी कि इस तार को दुगना कब करेंगे, जब इतना का इतना तार, ये जैसे पूरा तार था, इस तार को हमने खींचकर दुगना कर दिया। यानी पहले ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये रहा तार का, और जो ऊपर वाला है इसी को हमने यहाँ पर जोड़ दिया खींचकर। ठीक है, ये हमारे पास लंबा तार हो गया। यानी पहले जो इसकी लंबाई L थी, ये अब कितनी हो गई, लंबाई इसकी 2L हो गई। और जो पहले एरिया था वो इसका A था,
अब एरिया कितना होगा, a/2, आधा हो गया ना एरिया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम रखते हैं वापस इसी फॉर्मूले में, तो एल की वैल्यू कितनी है 2L, और एरिया की वैल्यू कितनी है a/2, तो क्या हो गया 4L/A, ये है हमारे पास R, और R की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 6 ओम बराबर 4L/A। L/A बराबर होता है प्रतिरोध, ये हमने यहाँ पर अभी देखा प्रतिरोध। तो नए प्रतिरोध की जो गणना करेंगे वो 6 में 4 से डिवाइड करके करेंगे, तो 6 में जब 4 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, तो हमारे पास आएगा 1.5 ओम। तो इसका सही आंसर हो गया 1.5 ओम, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है, क्योंकि अपवर्तनांक या अपवर्तक सूचकांक जो होता है, जो उसकी अधिकतम वैल्यू होती है, जैसे प्रकाश के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कितना होगा अलग अलग माध्यम में, तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल है, प्रकाश की जो निर्वात में चाल है वह अपॉन माध्यम में जो चाल होगी उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हमेशा 1 से अधिक वैल्यू आएगी, क्योंकि निर्वात में चाल हमेशा अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बाकी माध्यम में जो चाल होगी वो हमेशा कम आएगी, तो जब हमेशा कम वैल्यू आएगी नीचे, तो हमेशा उसकी वैल्यू जो अपवर्तनांक की होगी वो हमेशा 1 से अधिक आएगी। आगे क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए ये इसे गोलाकार दर्पण है, ठीक है। ये जो इसका वक्र है, इसके बीच का पॉइंट होता है पोल, और ये जो पूरा गोलाकार दर्पण है इसके बीच का जो केंद्र होता है वो होता है वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच की जो आधी दूरी होती है उसे कहते हैं हम फोकस, यानी इस पोल से इस एफ के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, जो कि इस पूरी की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है पोल से सी के बीच की दूरी वो होती है वक्रता त्रिज्या, और पोल से एफ के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी जो होती है इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा है, या औसत ऊर्जा कहा गया है, और ऑप्शन में हमारे पास वाट में दिया गया है, यानी कि हमसे ये कार्य पूछ रहा है कि शक्ति पूछ रहा है कि शक्ति कितनी है, क्योंकि ऊर्जा पूछता है तब तो हमें जूल में ऑप्शन होता है यहाँ पर, लेकिन औसत ऊर्जा का मतलब है ऊर्जा कितने समय में की गई, कुल ऊर्जा अपॉन कुल समय बराबर होता है शक्ति। देखिए हम कैसे निकालेंगे इसमें, एम हमारे पास दिया गया, एम की वैल्यू हमारे पास 10 किलोग्राम, टी की वैल्यू हमारे दी गई है 20 सेकेंड, एक वी की वैल्यू दी गई है हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले गति की समीकरण का यूज़ करके बल निकालेंगे, क्योंकि ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा एक प्रकार का कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल निकालने के लिए पहले हमें गति की समीकरण का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बल त्वरण के बिना निकलेगा नहीं। तो गति की जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, और अंतिम वेग v बराबर हमारा दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 मीटर प्रति सेकंड v की वैल्यू रख दी, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस a हमें निकालना है, और t की जो वैल्यू दी गई है वो 20 सेकंड दी गई है। तो 2 यहाँ है 20 a, क्योंकि 0 हट गया, 20 a, जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 में हम 20 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1/10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने रख दी, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम निकालते हैं विस्थापन, यानी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो u जो प्रारंभिक वेग है वो होता है 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू हमने अभी निकाली 1/10, और t की जो वैल्यू है वो है 20 सेकंड, यानी 20 का स्क्वायर, 20 × 20, 2 × 10 ये हो गया 20, 20 से 20 कट गया, हमारे पास विस्थापन आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान कितना हमारे पास 10 किलोग्राम, और त्वरण हमारे पास आया था 1/10 मीटर प्रति सेकंड, यानी बल की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 न्यूटन, ठीक है। अब हम निकालते हैं कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन,
बल हमारे पास आया था 1 न्यूटन और विस्थापन हमारे पास आया था 20 मीटर, यानी कार्य कितना हो गया हमारे पास 20 जूल कार्य हो गया। और हमें औसत कार्य क्या एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी ऊर्जा की वैल्यू हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 20 जूल हमारे पास औसत ऊर्जा है, ऊर्जा है। औसत ऊर्जा कब होगी, जब हम इसमें कुल समय का भाग लगा देंगे, यानी 20 सेकंड का भाग लगा देंगे। जब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 1 वाट, यानी शक्ति जो आई हमारे पास, या औसत ऊर्जा की बात करें वही शक्ति होती है, क्योंकि कार्य एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाती है, या ऊर्जा या कार्य करने की जो दर है वही शक्ति कहलाती है। तो हमारे पास 1 वाट इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है। कूलाम आवेश की इकाई है, जूल कार्य और ऊर्जा की इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। ये सभी अदिश राशियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है, तो ऑप्शन जो 2 है वो इस करेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, क्योंकि यदि मजबूत बल होता तो सूरज जो है वो पृथ्वी को अब तक अपने में समाहित कर चुका होता, और पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को अपने में समाहित कर चुकी होती। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, और सबसे मजबूत जो बल है वो नाभिकीय बल है, जो कि अणुओं के मध्य पाया जाता है, परमाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, वो 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि त्वरण बराबर होता है G बराबर Gm/r²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो त्वरण बढ़ेगा। तो जो घट रहा है वो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब 2 ऑप्शन यानी 50% हम आंसर पर पहुँच चुके हैं। यदि मैं इसको डिटेल से सॉल्व करूँ तो G बराबर, जो G है हम लोग लेंगे, लोग G बराबर लोग G कैपिटल G प्लस लोग M, क्योंकि जब लोग लेते हैं तो जो गुणा में होता है वो प्लस में हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो माइनस में आ जाता है, लोग r²। और जब हम एक बार और खोलेंगे इस समीकरण को तो ये जो r² है ये 2 आगे आ जाएगा, यानी -2 लोग r। लोग G कांस्टेंट है, लोग M कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू है लोग G बराबर -2 लोग r। लोग G को हम लिखते हैं डेल्टा G/G। ठीक है, इसी तरह से -2 डेल्टा r/r। ठीक है, यानी डेल्टा G/G को फिर हम लिख देते हैं डेल्टा G/G बराबर -2 डेल्टा r/r। डेल्टा r/r की हमें वैल्यू दी गई 1%, कम हो रही है यानी कि -1, तो -2 इंटू -1 बराबर 2%। 2 वैल्यू आ रही है, यानी प्लस में आ रही है, यानी कि बढ़ेगा। तो जो हमारे पास अब जो त्वरण आया है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और वैसे भी हमें फॉर्मूले से देखते हैं G बराबर Gm/r², यानी r यदि कम हो रहा है तो G की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन कितनी, 2 गुना बढ़ेगी। ये फिक्स है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आए और त्वरण पूछे, यदि त्रिज्या देकर आपसे त्वरण पूछे तो उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यदि त्रिज्या घट रही है तो आंसर उसका त्वरण बढ़ेगा, और त्रिज्या यदि बढ़ रही है तो उसका त्वरण घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। न्यूटन मीटर -2 की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे ही यही लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये होती है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा जो क्षेत्रफल है वो होता है दाब। ठीक है, तो इसका सही आंसर दाब हो गया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो दाब कहलाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। इकोलोकेशन एक प्रकार का सोनार सिस्टम ही है, जो कि पानी की गहराई या समुद्र में स्थित अन्य चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लगाता है। यानी कि मोस्टली तो ये गहराई मापने के लिए लगाता है कि कोई भी वस्तु समुद्र में कितनी गहराई पर है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो गया। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो जो केल्विन है वह तापमान की एसआई इकाई है। केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, और केल्विन के साथ में कभी भी डिग्री का यूज़ नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल लगेगा, यानी F बराबर होता है Gm1m2/r²। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो होता है F बराबर Gm1m2/r²। हमें सिर्फ किसको, द्रव्यमान को 3 गुना करना है, यानी पहले वाले द्रव्यमान को हमने 3 गुना किया
तो g/r² तो कांस्टेंट हो गया, पहले वाले को 3 गुना किया यानी 3m1, सेकेंड वाले को 3 गुना किया 3m2, तो नया कितना आया 9g/r² m1 m2, 9g m1 m2/r²। ये जो वैल्यू है ये पहले वाले f के बराबर है, यानी नया जो बल आया वो पहले वाले बल का 9 गुना है, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो गलत कथन है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। नहीं, जब बस रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, आगे की ओर उसको झटका लगता है। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, यानी कि इसका सही आंसर फर्स्ट हो गया। एक व्यक्ति, दूसरा देखते हैं, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। बिल्कुल गिर जाता है जड़त्व के कारण। ठीक है, जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो ये कुछ समय तक घूमता रहता है। बिल्कुल गतिशील जड़त्व के कारण ये घूमता रहता है। जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। बिल्कुल आगे की ओर ही झटका लगता है गतिशील जड़त्व के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग देरी की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। देखिए, आवृत्ति म्यू बराबर होती है तरंग वेग अपॉन तरंग देरी। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमें दी गई है 500 हर्ट्ज बराबर तरंग वेग हमें निकालना है, और तरंग देरी की वैल्यू दी गई हमारे पास 0.4 मीटर। जब 500 को हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200 मीटर प्रति सेकंड वेग। ठीक है, अब हमें पूछा गया समय और हमारे पास दूरी दी गई है, यानी वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और वेग की हमें वैल्यू है हमारे पास 200 मीटर प्रति सेकंड और दूरी हमारे पास 600 और समय हमें निकालना है। तो समय को इधर ले जाते हैं और वेग को नीचे, तो समय बराबर हमारे पास आ जाएगा 600/200 यानी कि 3 सेकेंड। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है, यानी कि बल संतुलन में है, यानी दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, और उसका कौन सा प्रभाव हो सकता है इसमें से। तो देखिए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। जैसे एक गोल गेंद है, यदि मैं इधर से भी उतना ही बल लगाऊं, इधर से भी बल लगाऊं, तो ये गोल की बजाय ये लंबी गेंद हो जाएगी, अंडाकार गेंद हो जाएगी। ठीक है ना, यानी इसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है संतुलित बल के कारण। दूसरा ऑप्शन है कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन होगा। नहीं, यदि कोई वस्तु स्थिर है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा है या कोई भी वस्तु रखी गई है, यदि इधर से भी उतना ही बल लग रहा है, इधर से भी उतना ही बल लग रहा है, तो इसकी अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जबकि यहाँ दिया गया है परिवर्तन होगा, जो कि गलत है। एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, जी नहीं, यदि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है तो वो हिलेगी ही नहीं, तो उसकी गति की दिशा में भी परिवर्तन नहीं होगा और उसकी गति में भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के गोलाकार पथ के चारों ओर जाने में t समय लेती है, तब वेग v किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूरी कैसी है, यहाँ पर वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रही है जिसकी त्रिज्या r है। तो वृत्ताकार पथ की दूरी क्या होती है, यानी परिधि जो होगी वही दूरी होगी। परिधि क्या होगी, 2πr, ये दूरी हो गई इसकी, और समय क्या है, t सेकेंड, यानी 2πr/t जो है वो वेग हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है, यानी कि ये एक गोलाकार दर्पण था जिसकी परावर्तक सतह अंदर की, यानी प्रकाश इधर से आता है और इधर से ही टकराकर वापस मुड़ता है। तो इस प्रकार जो सतह वाला दर्पण है वो कौन सा कहलाएगा, ये अवतल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि वो इस तरह का होता है कि इधर से आती और इधर से होकर टकराती, यानी कि जो बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग है ये होता उत्तल दर्पण, ये वाला होगा अवतल दर्पण। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। जी का मान किसने दिया था। तो जी का मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। इसने ये हाइड्रोजन की खोज भी की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत बताया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियम बताए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमें देखना है कि उस समीकरण में जो मूल है, मूल का मतलब है कि जिससे वो जो है, जो दो मूल है वो उसी में उपस्थित अन्य घटक के द्वारा व्युत्पन्न नहीं होने चाहिए। जैसे कि
पहले वाले समीकरण के अंदर ए जो है वो वेग से यानी त्वरण जो है वेग से उत्पन्न हो सकता है, यानी हमने त्वरण को काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, वेग और समय। ये जो होंगे ये दो मूल स्थिति होगी, यानी कि संबंध जो है ये समीकरण वेग और समय में संबंध बताएगा। लेकिन यहाँ पूछ कह रहा है स्थिति और वेग में संबंध। दूसरा वाला ऑप्शन यानी पहला तो गलत हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं, त्वरण जो है वो वेग से उत्पन्न हो सकता है और वेग जो है वो समय से या दूरी से, दोनों से उत्पन्न हो सकता है। अब जो दो राशियाँ बची वो है दूरी और समय, लेकिन हमें पूछ रहा है दूरी का मतलब स्थिति और समय, हमें ये भी गलत क्योंकि हमें स्थिति और वेग पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, त्वरण जो है वो वेग से उत्पन्न हो सकता है लेकिन वेग समय से हो सकता है, लेकिन दो ही राशियाँ हमें चाहिए कम से कम, तो वेग और समय यहाँ पर, तो वेग और स्थिति पूछ रहा है यानी ये भी नहीं है। चौथे ऑप्शन में देखते हैं, त्वरण जो है ए जो है वो वेग से उत्पन्न हो सकता है, ठीक है एक, लेकिन वेग एस से हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, दो ही वैल्यू है। उसके अलावा यदि तीसरा और होता तो हम फिर वेग को भी कैंसिल कर देते। तो यहाँ पर दो राशियाँ ही बच रही है, वेग और स्थिति यानी विस्थापन। तो ऑप्शन हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमें वो दो राशियाँ देखनी जिनकी उत्पत्ति उसी में उस समीकरण में उपस्थित अन्य घटक के द्वारा नहीं होनी चाहिए। यानी वेग जो है वो अन्य जो घटक है उससे नहीं हो रही है, यानी कि विस्थापन से होती है, लेकिन विस्थापन के अलावा कोई और तीसरा और भी घटक नहीं है। जैसे सेकंड होता तो फिर हम इसे भी कैंसिल कर, जैसे दूसरी समीकरण में हमने कैंसिल किया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट की देरी हो जाती है। जैसे ये पृथ्वी है और अपवर्तन यानी सूरज जब अपवर्तन होगा तो यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, तो या तो वो दूर हट जाएगी या पास में आ जाएगी, यानी कि परावर्तक जो अभिलंब है उसकी तरफ मुड़ जाएगी। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, तो उस वजह से ये 2 मिनट की देरी हो जाती है। और यही कारण एक सवाल आता है कि यदि वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पर दिन की अवधि क्या होगी, वो घट जाएगी क्योंकि अपवर्तन ही नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके कारण या किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान को पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। भार एक प्रकार का बल होता है, W बराबर mg। ठीक है, तो द्रव्यमान को वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी भी स्थान पर नहीं बदलता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 100 ओम है और 8 ओम है कि सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। देखिए श्रृंखला में जोड़ा गया है यानी सीरीज में जोड़ा गया, और सीरीज में जब भी जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध हमेशा जुड़ जाता है, यानी 40 ओम और 8 ओम, टोटल 48 ओम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति आवर से 54 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। त्वरण क्या होगा। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग कितना है 54 किलोमीटर प्रति आवर माइनस 36 किलोमीटर प्रति आवर अपॉन सेकेंड यानी 5, समय है 5 सेकेंड। और हमें ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई है वो मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, सेकंड स्क्वायर में दी गई है, तो हमें इसको भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। 54 में से 36 जाएंगे तो 18 किलोमीटर, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते थे 18,000 अपॉन जो हावर है वो नीचे है, यानी कि इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड इंटू 5, ये जो पहले से है। ठीक है, 18,000 ऊपर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 से ये 2 कैंसिल, ऊपर हो गए 10, नीचे 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया 1। जो त्वरण है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि अवतल दर्पण और एफ के बीच कोई वस्तु रखी गई है, देखिए ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है, ये है पोल, ये होता है एफ, और इस जो गोले दर्पण है उसके बीचों बीच का जो केंद्र होता है वो होता है वक्रता केंद्र। अब हमें कहा क्या गया, अवतल दर्पण और एफ, यानी ये जो अवतल दर्पण है ये और इस एफ के बीच में यदि कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार कैसे होगा। ये प्रतिबिंब पहली बात तो यहाँ बनेगा, इसके पीछे की तरफ बनेगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा, जबकि इधर जितने भी प्रतिबिंब कहीं पे भी बिंब रखा गया हो तो वह हमेशा वास्तविक, उल्टा और सीधा बनता है।
जबकि इधर प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इधर प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन 2 इस करेक्ट हो जाएगा। m द्रव्यमान की एक गेंद p गति के साथ आगे बढ़ रही है, गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गेंद की जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। और गति दे रही कि हमें p, तो हमने लिखा कि हाफ m, द्रव्यमान m दिया गया है, गति हमें दी गई p, यानी v की जगह हमने रख दिया p का स्क्वायर हो गया, यानी हाफ m p स्क्वायर हमें आंसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है ये p को ऑप्शन में या तो इस p को जो है p ना देकर और कुछ देना चाहिए, या फिर यहाँ पर कैपिटल P देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर इसे संवेग में बदल रहा है। यानी कि P बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। यहाँ पर ये है हाफ, जो ये समीकरण है m, ये v स्क्वायर ही है, ठीक है। यानी जो आगे मैं बता रहा हूँ एक बार समझिए इसे, ये यही वाली समीकरणों मैंने वापस लिया है, हाफ m v स्क्वायर है, यानी ऊपर नीचे में m से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो m स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे m हो गया और ये v स्क्वायर हो गया। p बराबर होता है mv, यानी m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर हाफ p स्क्वायर अपॉन m, यानी p स्क्वायर अपॉन 2m। इस तरह से इसने दिया गया है, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंसर बताया वही आएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दूरी और विस्थापन का यूज हमेशा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी या गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कम होता जाता है, क्योंकि दबाव जो होता है, दाब जो होता है वो mgh होता है, GHD होता है, यानी हाइट जैसे जैसे कम होती जाएगी उस पर डाला गया दबाव भी कम होता जाता है, हाइट पर डिपेंड करता है दबाव। प्रणोद या थ्रस्ट की ऐसा इकाई क्या है? प्रणोद यानी या थ्रस्ट यानी एक प्रकार का धक्का होता है, और धक्का यानी एक प्रकार का बल होता है। बल की इकाई न्यूटन होती है एमकेएस में या एसआई में, ठीक है। और सीजीएस में इसकी डाइन होती है बल की इकाई। पास्कल दाब की इकाई है। जूल जो है वह कार्य और ऊर्जा की इकाई है। ओम प्रतिरोध की इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट पर। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, यानी बल क्या होता है, ये बल इंटू वेग। वेग क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय या विस्थापन, विस्थापन बटा समय। और बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है कार्य, कार्य अपॉन समय जो होगा वो क्या होता है, शक्ति। यानी इसका जो आंसर है वो शक्ति होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी का जो वैल्यू है वो होती है GM अपॉन आर स्क्वायर, यानी त्वरण के कारण, गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वो GM अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में उच्च गलनांक होता है, इस वजह से किया जाता है। जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो उच्च होता है, यानी जल्दी से गलता नहीं है, कितनी भी तेज पावर आ जाए वो जल्दी से गलता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से उसका उपयोग बल्ब में किया जाता है। ये जो है बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा को रोके रखता है और उसे प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यदि इसका गलनांक कम होगा तो बल्ब बहुत जल्दी ही फट जाएगा या जल जाएगा, तो उसे प्रकाश को रोके रखने का काम करता है टंगस्टन। चलता है नेक्स्ट पर। लेंस के नाभीय बिंदु यानी कि फोकस बिंदु, जिसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं, और दृष्टि केंद्र यानी ऑप्टिक सेंटर। देखिए लेंस में ये जो बीच में पॉइंट होता है इसे कहते हैं ऑप्टिक सेंटर, ठीक है, दृष्टि केंद्र इसकी। और ये जो पूरा दर्पण बना देता हूँ, मान लीजिए इस तरह से दो दर्पण से मिलकर बनता है लेंस, ठीक है। इसके बीच की यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो होती है C, ठीक है। और इसके आधी जो दूरी होती है वो होती है F। यहाँ कहा गया ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस लंबाई कहते हैं, यहाँ से लेकर और F फोकस बिंदु से लेकर, और यहाँ की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है या फोकस लेंथ कहलाती है, जिसे नाभीय लंबाई भी कहते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, यह क्या उत्पादित करता है? लकड़ी के जो स्लीपर होते हैं वो बड़ा क्षेत्र यानी जिससे दाब कर सके, दाब बराबर होता है P बराबर प्रेशर बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उस पर उतना ही कम लगेगा। यानी कि वो जो लकड़ी के स्लीपर होते हैं वो क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे जो मालगाड़ियाँ होती है या जो रेलगाड़ी होती है उसके द्वारा उन पर पटरियों पर कम दाब लग सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं जो है वो सुचालक की भांति व्यवहार करेगी, यानी कि जिन धातुओं में किसी प्रकार की विद्युत धारा को रोकने की रुकावट या विरोध करने की क्षमता नहीं है तो उसमें से धारा जो है आसानी से बहेगी, और इस प्रकार के जो हम धातुओं को हम सुचालक कहते हैं, यानी कि वह धातु सुचालक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया। एक वस्तु की गति में परिवर्तन बिल्कुल असंतुलन बल के कारण ही उसमें गति होती है। यदि दोनों तरफ से संतुलन बल होगा तो वस्तु की गति में परिवर्तन ही नहीं होगा, वस्तु एक ही जगह होगी। यानी एक तरफ अधिक बल होगा, एक तरफ कम बल होगा, तभी वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, यानी कि असंतुलन बल के कारण ये तो प्रभाव है। दूसरा ऑप्शन है कि एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, बिल्कुल ये भी असंतुलन बल के कारण ही होता है। यदि सेम बल होगा तो वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होगा ही नहीं, वस्तु है जहाँ की जहाँ ही रुकी रहेगी। तीसरा, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, यहाँ गया गया नहीं बनता है, यानी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोमीटर प्रति Gm⁻³ है। SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो चांदी का जो अपेक्षिक घनत्व होता है, अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है चांदी का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। हमें निकालना है चांदी का घनत्व, यानी कि चांदी का जो अपेक्षिक घनत्व है उसको हम पानी के घनत्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चांदी का घनत्व आ जाएगा, यानी 10.8 इंटू 10⁻³ के Gm⁻³ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक वस्तु पर कार्यरत एक असंतुलन बल ही से गति प्रदान करता है, बिल्कुल असंतुलित बल होगा तभी गति प्रदान होगी। यानी कि कोई बॉक्स है, इस तरफ से यदि 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो वस्तु इधर की ओर गति करना शुरू कर देगी। यदि दोनों तरफ से समान बल लगेगा या संतुलित बल लगेगा तो वस्तु यहीं रहेगी, गति नहीं करेगी। यहाँ कहा गया है कि गति प्रदान कैसे करेगी? जब असंतुलन बल कार्य करेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अवतल लेंस की नाभीय लंबाई जो है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश अपॉन समय बराबर होता है इलेक्ट्रिक धारा, यानी करंट होता है I बराबर Q/T होता है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई जो है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का जो वेग है वो समय के साथ में ऊपर की ओर धनात्मक होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, यानी जो स्प्रिंग है उसे आप दबा देते हैं, यानी कि संपीड़ित कर देते हैं, बिल्कुल पास पास में कर देते हैं, तो ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इसकी स्थिति इसकी कम कर दी, इसकी स्प्रिंग को आपने दबाकर संपीड़ित करके यानी कंप्रेस करके इसको पास पास में कर दिया, इसकी स्थिति में परिवर्तन करते बिल्कुल पास पास में कर दिया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। अब जैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी जैसे ही आप इस स्प्रिंग को छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग इस तरह से खुलकर एकदम उछल जाएगी, यानी कि अब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लग गई है। यानी कि जब हम दबाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और जैसे ही छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा इसकी घटती है और गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा का पता लगाता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है। ठीक है,
तो विद्युत धारा का पता जो लगाता है वो गैल्वेनोमीटर लगाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थिति ऊर्जा होती है, बिल्कुल। उठाए गए हथौड़े में स्थिति ऊर्जा होती है, बिल्कुल। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, नहीं, स्थिति ऊर्जा होती है। देखिए जितनी भी ऊंचाई पर चीज़ें हैं वहाँ स्थिति ऊर्जा होती है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है। जितनी ऊंची ऊपर चीज़ होगी उनमें हमेशा स्थिति ऊर्जा होती है। ये एक बात फिक्स याद रख लीजिए आप, ठीक है। और जितनी भी गति करने वाली चीज़ें उनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक उत्तर